आई होप आपको मालूम है कि हमने फिजिक्स में मैकेनिक्स पढ़ा था। मैकेनिक्स में हम डायनामिक्स पढ़ रहे थे। मैकेनिक्स में हम क्या करते भाई? डायनामिक्स। और डायनामिक्स बेसिकली क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ मोशन अलोंग द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो इसका मतलब है हम डायनामिक्स में फोर्सेस पढ़ रहे थे। ठीक है, हम बीच में क्या क्या पढ़ चुके? हम फोर्सेस के साथ न्यूटन के लॉज पढ़ चुके, फोर्सेस एंड द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हम फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम पढ़ चुके, बल्कि मुझे लगता है मैं इस वक्त आपको टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ा रहा था। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ाया जा रहा था। और उन टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हम इस वक्त कौन सी टाइप को डिस्कस कर रहे थे? आई होप यू रिमेंबर, हम कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे भाई? कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ रहे थे। और उस कॉन्टैक्ट फोर्स के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स आर व्हाट? फ्रिक्शन and normal reaction. Friction and normal reaction are what? Are the two rectangular components. Are the two rectangular components. Are the two rectangular components of the contact force. Of the contact force. Friction and normal reaction are what? They are the friction and normal reaction are what? They are the two rectangular components of क्या? Of the contact force. Rectangular का मतलब क्या होता है सर जी? Rectangular का मतलब होता है perpendicular. Perpendicular का मतलब क्या होता है सर? एक horizontal और एक vertical. Friction is always along the surface and normal reaction is always perpendicular to the surface. रेक्टेंगुलर का मतलब है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। फ्रिक्शन इज ऑलवेज अलोंग द सरफेस एंड नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, आई होप इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी कि सर जी फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन इज ऑलवेज अलोंग द सरफेस। ठीक है, एंड नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज perpendicular to the surface. Is always perpendicular to the surface. जी भाई, इसमें किसी को परेशानी है? इसमें किसी को परेशानी है? नो। अब आप मुझे एक बात बताइए, आई होप आपको याद होगा कि मैंने आपको कल केसेस पढ़ाए थे। मैं आपको एक केस पढ़ा रहा था कि जब बात होगी एन ऑब्जेक्ट इज रेस्टिंग ऑन व्हाट? इज रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। इट इज रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ठीक है, ठीक हो गया। फिर हमने कहा एन ऑब्जेक्ट रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। एन ऑब्जेक्ट रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ठीक है, प्लीज बताइए मैंने इसके अलावा कोई केस पढ़ाया था आपको? आज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं केस नंबर 3। आज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं केस नंबर 3। एंड व्हाट इज दिस केस नंबर 3? केस नंबर 3 क्या है सर जी? केस नंबर 3 ये है कि क्या होगा? क्या होगा? एन ऑब्जेक्ट इज रेस्टिंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड सरफेस। लो जी, आज का जो केस है वो है एन ऑब्जेक्ट रेस्टिंग ऑन क्या? रेस्टिंग ऑन अ रफ और इंक्लाइंड सरफेस। रफ इंक्लाइंड प्लेन, रफ इंक्लाइंड सरफेस। चलो ये कर लो। लो जी, तो इसको समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए मुझे प्लीज बताइए कितनी चीजें हैं आपके पास? एक इस जुमले में रेस्टिंग है, फिर रफ है और फिर इंक्लाइंड है। जी तो बच्चों प्लीज बताइए रेस्ट करने का मतलब क्या है? रेस्ट करने का मतलब है सर जी वो
स्टेशनरी है। ओके, स्टेशनरी का मतलब क्या है सर? उसकी इनिशियल फाइनल स्पीड सब कुछ क्या है? वो जीरो है, स्पीड उसकी जीरो है। फिर सर उसमें फिर एक्सेलरेशन भी जीरो होगी, स्पीड जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है, अगर उसकी एक्सेलरेशन जीरो है तो सर जी उसके ऊपर एफ नेट भी जीरो होगा। अच्छा, अगर एफ नेट जीरो है तो जो भी सिचुएशन है सर, फोर्सेस क्या है? एफ नेट जीरो का मतलब है सिग्मा एफ एक्स, वो भी जीरो होगा। फिर सिग्मा एफ एक्स जीरो का मतलब क्या है सर? सिग्मा एफ वाई भी जीरो होगा। खैर बहरहाल बहरहाल सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई की बात मैं थोड़ी देर बात करूंगा। ठीक है, रफ का मतलब क्या है? रफ का मतलब है सर कोई ना कोई फ्रिक्शन जरूर होगी, फ्रिक्शन जरूर होगी। और वो जो फ्रिक्शन होगी, प्लीज बताइए, उस फ्रिक्शन का जो लेना देना होगा वो किसके? मैंने कल आपको फ्रिक्शन का फॉर्मूला बिल्ड करके बताया था कि सर वो फ्रिक्शन सबसे पहले तो डिपेंड करेगी रफनेस ऑफ द सरफेस के ऊपर, फिर वो फ्रिक्शन डिपेंड करेगी नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर, और इसका फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? एफ विल बी इक्वल टू म्यू इंटू आर। उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी म्यू इंटू आर। ठीक हो गया? यहां तक किसी को परेशानी है? ओके, अब सिचुएशन ये है कि इंक्लाइंड सरफेस का मतलब क्या होगा? व्हाट इज माय इंक्लाइंड? इंक्लाइंड का मतलब है एट एन एंगल टू द हॉरिजॉन्टल। बनाता हूं, एट एन एंगल टू द हॉरिजॉन्टल, एट एन एंगल टू द, एट एन एंगल थीटा विद टू द हॉरिजॉन्टल। जब वो एक एंगल थीटा पे होएगी, जब भी वो एंगल थीटा पे होएगी तो शायद हमें क्या करना पड़े, देखते हैं क्या करना पड़ेगा। ये सारी बात करने के बाद मैं चलता हूं इसकी ड्राइंग की तरफ। बाकी बातें मैं ड्राइंग करके समझाऊंगा आपको। ड्राइंग का क्या सीन है सुनो जी। देयर इज दिस सिचुएशन, दिस इज दैट इंक्लाइंड सरफेस, और इस इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर वो ऑब्जेक्ट पड़ा है। जी भाई, at an angle theta, it is at an angle theta with the horizontal. I believe this is horizontal. ठीक है, दिस इज द इंक्लाइंड सरफेस, और इस सरफेस के ऊपर ये जो है ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा हुआ है। लो जी, लो जी। ओके, सबसे पहली बात मुझे बताएं, इसके ऊपर जो सबसे पहली फोर्स है वो कौन सी एक्ट करेगी? जी बच्चों, इस पे सबसे पहली फोर्स बताइए कौन सी एक्ट करेगी? सर जी वो तो इसके ऊपर एक, इसका जो सेंटर है वहां से नीचे की तरफ इसका वेट एक्ट करेगा। वेट किधर एक्ट करता है? जरा वेट के बारे में थोड़ी सी इतलात दीजिए। वेट किधर करता है? वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है जी। वेट बेटा कैसे एक्ट करता है प्लीज बताइए। सर जी वेट जो डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड तो ये हुआ ना, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड तो ऐसा हुआ ना, यानी गलत है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नहीं, इसमें किसी को प्रॉब्लम है बच्चों? मेरा सिर्फ आपसे इस वक्त सवाल यह है कि यार इसमें फ्रिक्शन किधर होगी और इसमें नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा। अब फ्रिक्शन किधर होगी और नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, उसके लिए वेट के कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या? एक बच्चे ने सवाल पूछा है। यस बेटा, वही उधर ही तो जानने लगा हूं, उधर ही तो जानने लगा हूं। वेट के मुझे आप वैसे एक बात बताइए, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए भाई। मुझे आप ये बताइए, व्हाट डू यू थिंक कि नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा? नॉर्मल रिएक्शन एक एक करके पूछिए प्लीज। मुझे बताइए नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा? अभी आपने ऊपर क्या लिखा है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अच्छा, तो सरफेस तो ये है, ये होगा ना, या नहीं? या नहीं? रिएक्शन मैंने सही ड्रॉ की है? प्लीज बताइए, रिएक्शन मैंने सही ड्रॉ की है?
परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो इंक्लाइंड सरफेस था उसके परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया, उसके परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया। लेट मी टेल यू व्हाट, सर जी ये एंगल इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ड्रॉ कर दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, अब इस वक्त ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? रेस्ट पर है ना, रेस्ट पर है ना, रेस्ट पर है ना। मैं अगर कहूं अगर कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, व्हाट डू यू थिंक ये कहां रुड़ेगा? व्हाट डू यू थिंक अगर इसने स्लाइड किया तो किस तरफ को स्लाइड करेगा? क्या ख्याल है आपका? क्या ख्याल है आपका कि किस तरफ को स्लाइड करेगा? बच्चों इतना लंबा चौड़ा सवाल तो बहुत पीछे रह गया है। मेरे पास छोटी सी मैसेज की विंडो है, वो एक बच्चों ने सब छोटे छोटे लफ्ज लिखे हैं, किसी ने इतना बड़ा जुमला लिखा हुआ है। मैं आपके सवाल, किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता इस वक्त बेटा। मैं जितना एक एक लफ्ज पूछ रहा हूँ, मुझे उस लफ्ज का जवाब दीजिए बस। शायद अब एक बच्चे का मैसेज इतना बड़ा निकल गया है, ढूंढता हूँ उसको क्या पूछ रहा था भाई। निकल गया भाई मेरे तो। जिसने भी रिसेंटली लंबा सा मैसेज किया दोबारा कर लें यार, दोबारा कर लें। खैर बहरहाल मैं कह रहा हूं, अगर आप लोग अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए बंद करके मेरे दिमाग के ताबे करेंगे, जितना जिस स्टेप्स के थ्रू मैं गुजर रहा हूं उन स्टेप्स के थ्रू अगर आप गुजरेंगे, ठीक है, तो आपके लिए जिंदगी बड़ी आसान होगी। आप अगर मेरी बात खत्म किए बगैर ही कुछ दिमाग में आइडिया बिल्ड कर लेंगे, मैं हमेशा रोजाना एक ही बात समझाता हूँ आप लोगों को, रोजाना मेरी आपसे एक ही लड़ाई है कि भाई मेरी बात अभी स्टार्ट होती नहीं है, तुम लोग सवाल पूछना स्टार्ट कर देते हो। मेरी बात को मुकम्मल होने दो, फिर उसके बाद जब मैं कहता हूँ एनी क्वेश्चंस प्लीज, फिर आप कहते हो नो सर, उस वक्त सवाल पूछा करें प्लीज। तब तक के लिए थोड़ा सा सबर का मुजाहरा फरमाइए, सबर का मुजाहरा फरमाइए। क्योंकि आप एकदम रैंडमली क्लास के दौरान में मैसेज करते हो ना, तो मेरी नजर सारी पढ़ाने से हटकर मैसेज के विंडो पे चली जाती है, और फिर मैं वो जो पढ़ा रहा हूँ वो भूल जाता हूँ, आपका मैसेज पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। तो अब इतना भी तो मेरा दिमाग कोई कंप्यूटर तो नहीं, नजर डालूं तो 6 लाइनें पढ़ ली जाए। आप मैसेज भी 6 लाइनों जितना भेजते हैं तो मुझे उसको रुक कर पढ़ना पड़ता है। प्लीज बच्चों, जब कहूंगा सवाल है तब पूछेगा। अब मैं अब सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल आपका जवाब दो ना यार। मेरा सवाल था सबसे पहला, जरा सबका जवाब चाहिए, अभी सबका जवाब चाहिए। आपको एक हॉरिजॉन्टल जमीन दिख गई, आपको एक इंक्लाइंड सरफेस दिख गया जो कि रफ सरफेस है, वहां पे फ्रिक्शन जरूर होगी, वहां पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, रेस्ट कर रहा है। मैं इस वक्त ये सिखाना चाहता हूं कि कौन कौन सी फोर्सेज हैं। सबसे पहली मैंने फोर्स बताई वेट होगी, और मैंने क्या कहा किधर होगी? जी जवाब चाहिए, वेट किधर होता है? वेट के लिए क्या लफ्ज पढ़ कर आए हो बचपन में? वेट एक्स कैसे? वेट इज ऑलवेज किधर? नहीं सिर्फ डाउनवर्ड्स नहीं, सिर्फ डाउनवर्ड से गुजारा नहीं चलेगा। वेट एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वेट एक्स वर्टिकली। इसके लिए साइड में एक नोट लिखो, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। यस, वेट एक्स साइड पे लिखते हो तो वहां लिख दो, पेज के टॉप पे लिखते हो तो वहां लिख दो, वेट एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वो हिलते हिलते चाय भी खिल गई। वेट एक्स vertically downwards towards the center of the earth। ठीक हो गया? अच्छा, रिएक्शन के साथ आपने लिखा हुआ है कि रिएक्शन किधर होता है? नॉर्मल रिएक्शन किधर होता है? नॉर्मल रिएक्शन किधर होता है बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन किधर होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस किधर होता है? परपेंडिकुलर। ओके हो गया, वो भी सही आ गया। अब ये बताओ फ्रिक्शन किधर होती है? फ्रिक्शन किधर होती है? अलोंग द सरफेस। किधर होती है? फ्रिक्शन होती है अलोंग द सरफेस, बट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। होती तो अलोंग द सरफेस है, बट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। अब अलोंग द सरफेस तो है, इस वक्त मैंने ये डिसाइड करना है कि यार मैं फ्रिक्शन किधर ड्रॉ करूं। तो मैं ये सोच रहा हूं कि यार ये ऑब्जेक्ट किस तरफ को स्लाइड करेगा। तो मुझे लगता है ये नीचे को स्लाइड करेगा। अब इस सवाल का भी एक जवाब है, सर क्यों नीचे को क्यों स्लाइड करेगा? यहां एक सवाल बनता है, सर नीचे को क्यों स्लाइड करेगा? ये आपको कैसे पता चल गया कि ऑब्जेक्ट नीचे को स्लाइड करेगा? तो मैं कहूंगा एक तो कॉमन सेंस है। नहीं आप कहेंगे नहीं सर कॉमन सेंस थोड़ी पढ़ा रहे हैं, आप तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो फिजिक्स का जवाब दीजिए, फिजिक्स का जवाब दीजिए। तो यस, फिजिक्स का जवाब मैं ये दूंगा, क्या रे काम करो जरा, ये काम ये करो,
वेट को रिजॉल्व करने की कोशिश करो, वेट को किस जगह से रिजॉल्व करने की कोशिश करें, वेट को किस हिसाब से रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अब इस वक्त अगर मैं आपसे ये कह दूं किसी तरह, अगर मैं आपको ये कह दूं कि यार आप एक बात का रटा मार लो, अब मुझे अगर आप कहोगे ना सर इसको प्रूफ करें, तो फिर मैं मैथ्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा आपको। अगर मैं कहूं ये वाला थीटा जो यहां पर है वो कुछ एंगल प्रॉपर्टीज अप्लाई करने से यहां पर भी वही एंगल थीटा आता है, तो क्या इस बात को हजम कर लोगे या मुझे प्रूफ करना पड़ेगा? क्या आप इस बात को हजम कर लोगे या मुझे प्रूफ करना पड़ेगा? क्योंकि असल में ना मैं प्रूफ इसलिए नहीं कराना चाहता कि इस वक्त बहुत सारे बायोलॉजी वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं, उनको एंगल प्रॉपर्टीज पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, उनको एंगल प्रॉपर्टीज पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। खैर बहरहाल आप बच्चों रटा लगा लीजिए, हाजमा खराब है सर प्रूफ कर दें, चल भाई प्रूफ कर देते हैं, इसको देते हैं पकी। ठीक है जी, इधर सुनो यार, प्रूफ करो, प्रूफ करो। लेट टेल मी वन थिंग, टेल मी वन थिंग, ये क्या है? हाजमोला खिला रहा हूँ, ये जो पढ़ाता हूँ ये हाजमोला, ये 90 डिग्री है कि नहीं? क्योंकि ये जमीन हॉरिजॉन्टल है, वेट वर्टिकल है, 90 हो गया। ये थीटा है तो ये कितना है? 180 में से अगर आप इसको निकालना चाहते हो तो 180 में से 90 निकालो, कितना निकला? 90 बचा। फिर 90 में से थीटा निकालो, कितना बचा? 90 माइनस थीटा। बच्चों मैं इसकी बात कर रहा हूं, क्या ये वाला 90 माइनस थीटा है कि नहीं? है ना? ओके, अब मुझे बताओ, अब मुझे आप एक बात बताओ, ये एंगल कितना है? 90। ये एंगल कितना है? 90। ये एंगल कितना है? 90। ये भी कितना है? 90। इस टोटल 90 में से समझ आया कि नहीं? दोबारा सुन लो, नहीं समझ आया तो थोड़ा जल्दी करा दिया। शुड बायो स्टूडेंट्स नोट दिस? नहीं नहीं, कितना मैथ्स वाले नोट करें तो ना बायो वाले नोट करें भाई, मैं एंगल प्रूफ करने के मूड में नहीं हूं, वैसे वैसे बता दिया, नोट्स खराब मत कीजिएगा एंगल प्रूफ करने के चक्कर में। मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने कहा कि इसको समझो 90 है, आपने कहा ओके। फिर मैंने कहा ये कितना होगा? ये 90 है, ये थीटा है, 180 में से ये 90 निकाल दो तो मुझे 90 बचे। अब इसको और इसको 90 होना चाहिए, ये थीटा निकाल दो तो 90 माइनस थीटा आ जाएगा। फिर मैंने कहा ये पूरा इज 90 डिग्री, तो 90 में से ये निकाल दो तो वो 90 में से 90 माइनस थीटा निकाल दो तो थीटा बचेगा। खैर उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ लेंगे, और अगर किसी को नहीं समझ आया तो रट्टा मारिए। क्या करिए भाई? रट्टा मारिए इस बात का। किस बात का? कि सर जो एंगल हॉरिजॉन्टल, क्योंकि पेपरों में आप बार बार प्रूफ करके नहीं लिखेंगे, आपको रटा लगा होना चाहिए, जो एंगल यहाँ है वही एग्जैक्टली एंगल वहां। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइए, वेट को, मैं फ्रिक्शन की बात को इग्नोर कर गया हूं, मैं फ्रिक्शन की बात को इग्नोर कर गया हूं। अहमद हुसैन, डांट खाने का मूड हो रहा है शायद आपका। मैंने कहा ना सवाल जब तक मैं इजाजत नहीं दूंगा तब तक नहीं पूछेंगे प्लीज, ठीक है? आपके सवाल का जवाब, मेरी जब बात खत्म होगी तो खुद आपका सवाल भी खत्म हो जाएगा। प्लीज नो क्वेश्चंस। लिसन, एंगल मैंने कहा ये थीटा है तो हजम कीजिए, ये भी थीटा है, ओके हो गया। मैं चाहता हूं आप इस वेट को रिजॉल्व कीजिए। क्या करिए भाई? वेट को रिजॉल्व करिए। किस हिसाब से? ये जो मैंने डॉटेड लाइन, आर वाली डॉटेड लाइन खींची है, इसको समझ लीजिए कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। और ये वाली जो लाइन है इसको समझ लीजिए कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। अगर मैं कहूं ये जो सरफेस, जो जो इंक्लाइंड सरफेस है, अगर उसको मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लूं वो एक्स एक्सिस है, तो क्या मैं इसको थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर सकता हूं कि ये वाई एक्सिस है? तो मैं इधर इसको रिजॉल्व करना चाहता हूं। Here you go. You remember this resolution?
हाँ जी, क्या ये रेजोल्यूशन ठीक है? मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था ना, रेजोल्यूशन, द टू वर्टिकल कंपोनेंट्स। अगर आपके पास एक रास्ता है इस सेंटर से सीधा नीचे जाने का, तो दूसरा रास्ता क्या, पहले इधर चले जाओ फिर यहां से उधर चले जाओ। अब थीटा के साथ वाली चीज क्या होती है? थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है बच्चों? क्या होता है जी? कॉस कंपोनेंट। तो दिस इज डब्ल्यू कॉस थीटा, दिस इज डब्ल्यू कॉस थीटा। ओके, थीटा के सामने वाला कंपोनेंट क्या होता है? इट इज डब्ल्यू साइन थीटा, इट इज डब्ल्यू साइन थीटा। यहां तक किसी को परेशानी है? खैर मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मसला नहीं है, अगर मैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेंशन ना भी करूं, उपसी डुपसी डुप्स जी, तो मुझे इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि मैं आपको बताना चाहता था कि जो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है उसको वाई ले लो, हॉरिजॉन्टल टू द सरफेस है उसको एक्स ले लो, मतलब सरफेस जो है उसको एक्स ले लो, उसका ये परपेंडिकुलर वाई ले लो, और मैंने इस वेट को रिजॉल्व कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए, अगर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, अगर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, तो सबसे पहली चीज है कि सर वर्टिकल फोर्सेस भी बैलेंस होनी चाहिए और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी बैलेंस होनी चाहिए। आपको याद होगा मैंने भी क्या कहा था कि मैं अपने इस एक्सिस को क्या मानता हूं, इसको कौन सा एक्सिस हमने बोला था? वाई एक्सिस। और इसको हमने क्या बोलने की कोशिश की थी? एक्स एक्सिस। आप बताइए वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ कौन है? प्लीज बताइए वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ कौन है? आर। नीचे की तरफ कौन है? डब्ल्यू कॉस थीटा। तो क्या मैं कह सकता हूं, नहीं नहीं वाई एक्सिस, मीरब गलत बेटा, मीरब गलत, बिल्कुल गलत। वाई एक्सिस है बेटा कौन से वाला? फिर देखो यार, अल्लाह अकबर, ये है तुम लोगों का वाई एक्सिस। कौन है ये बेटा? जी है वाई एक्सिस। इस वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ है आर और नीचे की तरफ है डब्ल्यू कॉस थीटा, नीचे की तरफ है डब्ल्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो कैन आई से व्हाट, कैन आई से कि सर जी जो आर है वो बराबर है डब्ल्यू कॉस थीटा के। हाँ जी, ओके ओके। अब अगर अगर मैं ये कहूं, कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी बैलेंस्ड हैं, तो हॉरिजॉन्टली एक नीचे की तरफ, मतलब ये जो फोर्स है यहां पे जो लग रही है, ये आपको नहीं लगता कि कहना है मैं, ये आपको नहीं लगता कि मैं सोच सकता हूं कि इसका इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इधर है, डब्ल्यू साइन थीटा का ये नहीं होना चाहिए लाइन ऑफ एक्शन? वो जो आपने ड्राइंग चलो साइड पे कर दी है, रेजोल्यूशन की वजह से वो नीचे की तरफ ड्रॉ गया, लेकिन ये वेक्टर जो डब्ल्यू साइन थीटा, इसके बारे में क्या ख्याल है कि सर ये फोर्स असल में इसकी पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है? ये तो इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है ना, तो इस पॉइंट को किधर लेके जा, किधर धक्का लगाने की कोशिश करेगा? डब्ल्यू कॉस थीटा इसको नीचे लेके जाने की कोशिश करता है, डब्ल्यू कॉस थीटा इसको नीचे लेके जाने की कोशिश करता है। तो इस नीचे जाने की कोशिश में, इस नीचे जाने की कोशिश को कौन रोकता है? कौन रोकता है सर जी? ये फ्रिक्शन रोकती है। Here you go सर जी, ये फ्रिक्शन रोकती है। किसको मसला है भाई? किसको मसला है? तो यस यस एग्जैक्टली। अब यहां कौन किसके बराबर है? यहां पे नीचे की तरफ था डब्ल्यू, बल्कि एक सेकेंड, आगे की तरफ थी फ्रिक्शन और नीचे की तरफ है डब्ल्यू साइन थीटा। हेलो जी, ये लो। सो सो ऊपर था आर, आर बराबर है नीचे वाले डब्ल्यू कॉस थीटा के, और अगर ये डब्ल्यू साइन थीटा की वजह से नीचे रुड़ना चाह रहा था, तो उसको रुड़ने से कौन बचाएगा? इसको रुड़ने से कौन बचाएगा? इसको नीचे स्लाइड करने से कौन रोकेगा? फ्रिक्शन। इसको अगर हम कहें, क्योंकि सवाल में शुरू से क्या लिखा हुआ है, इट इज रेस्टिंग,
If it is resting, it means we have already decided it will not move. We have already decided that it will not move. So if it is resting, it means it is stationary. It will not move. Acceleration is 0. F net is 0. Forces are all balanced. If there are any forces, forces are balanced. If there are any forces, then they are balanced. What forces are there? मैंने ड्राइंग बना दी. ड्राइंग में क्या किया? ड्राइंग में मैंने आपको सारा कुछ बता दी. वेट किधर है, रिएक्शन किधर है, फ्रिक्शन किधर है, रेजोल्यूशन किधर है, फॉरवर्ड कौन है, बैकवर्ड कौन है, अपवर्ड कौन है, डाउनवर्ड कौन है. Any questions, please? Can you repeat from the resolution of weight? Okay. सुनो जी, मैंने कहा सर जी क्या आप नीचे जाओ भाई. हाँ जी. Can you please repeat from the resolution of weight? Okay. मैं काम करता हूँ, मैं ना सारा रिपीट करता हूँ. हेलो जी, हेलो जी, मुझे भी समझा दें फिर से. केमिस्ट्री भी पढ़नी हो क्या? 2 मिनट. अब किसी को समझ नहीं आया तो मैं क्या करूं भैया. सबसे पहली फोर्स कौन है? वेट है जी. किधर है वेट? इधर. अब मैं स्टेप बाय स्टेप करूं, मुझे दोबारा रिपीट करने का ना कहना. इसमें कोई प्रॉब्लम है? जिसने भी कहा था रिपीट कर दें उसको इसमें प्रॉब्लम है? दिस इज वेट. ओके. अब अगर ये वेट है तो रिएक्शन किधर है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस. इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो. ओके. तो अगर मैं ये रिएक्शन वाली लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दूं और यहां पे कहूं कि ये एंगल थीटा है, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम है? मैंने रिएक्शन वाली लाइन जो थी, जो वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक लाइन लगी, उस परपेंडिकुलर टू द सरफेस वाली लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया. ठीक है. तो जब उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया तो मैंने कहा उसको आप वाई एक्सिस तस्वर कर लो. उसका एंगल विद W वाला वेक्टर और एंगल ऑफ द हॉरिजॉन्टल विद द इंक्लाइंड सरफेस सेम है. यहां तक कोई प्रॉब्लम है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नो. ओके. अब मैंने क्या किया, अब यू नो व्हाट्स गोइंग, इसको मैंने वाई एक्सिस तस्वर कर लिया. ठीक है. और वो जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको मैंने एक्स एक्सिस तस्वर कर लिया. ठीक है. फिर मैंने इसको रिजॉल्व किया. रिजॉल्व कैसे किया? हमने कहा कि ये क्या चल रहा है जी. आई होप वेट का आपको दिख रहा होगा, वेट की कहानी आपको दिख रही होगी कि थीटा दिख रहा है. रेजोल्यूशन मैंने आपको पढ़ाई भी है. अगर आप इस नुक्ते से यहां तक जाते हो, ठीक है, तो उसके पास एक दूसरा रास्ता क्या है कि आप यहां से पहले नीचे वाई एक्सिस में चले जाओ, फिर यहां से आगे चले जाओ. यस, मैं मानता हूं कि आपके पास एक रास्ता ये भी है कि पहले यहां से यूं चले जाओ, फिर यहां से यूं नीचे चले जाओ. लेकिन हमने पढ़ा है कि जिस तरफ थीटा दिखे, जिधर थीटा दिखे वहां रेजोल्यूशन करो. थीटा यहां दिख रहा है तो मैं चाहता हूं आप यहां रेजोल्यूशन करें. ठीक है. थीटा यहां दिख रहा है तो ये रेजोल्यूशन है. इसमें कोई प्रॉब्लम है बच्चों? इस रेजोल्यूशन में किसी को प्रॉब्लम है? रेजोल्यूशन क्या होता था? स्प्लिटिंग अप अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. ठीक है. अच्छा, नाउ अभी भी अगर रेजोल्यूशन में किसी को मसला है तो बताइए, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा. उसके लिए हमने एक पाथ वे मेथड डिजाइन किया था. वो पाथ वे मेथड क्या था? सर अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है तो दूसरा रास्ता है, यहाँ से पहले नीचे चले जाओ, फिर यहाँ से इधर चले जाओ. या फिर एक रास्ता है सर यहाँ से उधर चले जाओ, फिर वहां से इधर आ जाओ. लेकिन मैं इस रास्ते को फॉलो करूंगा. खैर, यहाँ से जब हम आगे चलते हैं तो हमने क्या कहा, क्या थीटा के साथ वाले को क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं W cos थीटा. फिर थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं W sin थीटा. ठीक है. फिर अच्छा, हमने रेजोल्यूशन कर ली. रेजोल्यूशन के बाद मुझे बताइए
क्या हमने कहा यार सिग्मा एफ वाई 0 होना चाहिए, सिग्मा एफ एक्स 0 होना चाहिए, क्योंकि फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो फॉरवर्ड बैकवर्ड के बराबर होना चाहिए, अपवर्ड डाउनवर्ड के बराबर होना चाहिए। या हमने वाई एक्सिस दोबारा दिखाया, एक्स एक्सिस आपको दोबारा दिखाया, यू नो। फिर हमने कहा अब अगर वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस करनी है तो ऊपर वर्टिकली वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ आर है और नीचे की तरफ डब्ल्यू कॉस थीटा है। ऊपर ये देखिए, यहाँ पे आपको ऊपर आर दिख रहा है और यहाँ नीचे डब्ल्यू कॉस थीटा दिख रहा है। ये अलग से हमने बैलेंस कर ली। जब हमने ये बैलेंस कर ली तो फिर हमने कहा हॉरिजॉन्टली कौन सी फोर्सेज हैं। ये डब्ल्यू साइन थीटा है, ये एक तरीके से इसको नीचे की तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, डब्ल्यू साइन थीटा उसको नीचे की तरफ ड्राइव करने की कोशिश करेगा, जिसको बैलेंस कौन करेगा फिर फ्रिक्शन, जो कि किस तरफ को होगी, जो कि अपवर्ड्स होगी। और फ्रिक्शन बेसिकली अगर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो फ्रिक्शन बेसिकली डब्ल्यू साइन थीटा को बैलेंस कर रही होगी। वो जी, यहां तक अगर मसला है तो अब पूछो जितना मर्जी लंबा सवाल पूछना है, अब पूछो जो भी सवाल पूछना है। एक बात याद है, मूवमेंट का सवाल ना पूछ लेना, क्योंकि मैंने पहले से लिखा है ऑब्जेक्ट इज रेस्टिंग ऑन अ, मैंने पहले से सवाल में केस में डिसाइड ही क्या किया है, ऑब्जेक्ट इज रेस्टिंग ऑन अ रफ सरफेस। तो रेस्ट करने की क्या वजूहात हैं वो हमने आगे एक्सप्लेन कर दी। ऑब्जेक्ट इज रेस्टिंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड सरफेस, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज रेस्टिंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड, रफ का मतलब फ्रिक्शन थी। और हाँ एक बात याद रखिए कि एक फॉर्मूला आपका ये बना, एक फॉर्मूला आपका ये बना, और फ्रिक्शन को और नॉर्मल रिएक्शन को आपस में लिंक करता है कौन सा फॉर्मूला। हाँ जी, व्हाट इज दिस फॉर्मूला, ये हमने कहा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, या जब सिस्टम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में होता है। हाँ जी बच्चों, इसको हमने क्या बोला था, एफ इज इक्वल टू म्यू आर, ये उसी फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या मैक्सिमम सरफेस की फ्रिक्शन। सरफेस की तरफ से जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन है ये वो है मैक्सिमम सरफेस फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम सरफेस फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। इस फॉर्मूला को मुझे लगता है मैंने कल ड्राइव कर लिया था, ये वाला फॉर्मूला मैंने कल आपको ड्राइव करवा दिया था। अगर इस फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप, एनीवन, नहीं ना, नो, श्योर, ओके। अच्छा ये होगी बात। अब एन ऑब्जेक्ट रेस्टिंग वाली बात है, तीन केसेस मैंने आपको रेस्टिंग के पढ़ा दी है। रेस्टिंग होना स्मूथ सरफेस, तो वहां तो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था। रेस्टिंग ऑन अ रफ सरफेस, हमने कहा जी वहां पे ड्राइविंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स बराबर होंगी। यहाँ पे रेस्टिंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड सरफेस, ठीक है, तो हमने वो आपको उसकी एक सिचुएशन बता दी कि डब्ल्यू साइन थीटा इसको नीचे की तरफ घसीटना चाहता है, तो फ्रिक्शन इसको नीचे जाने से रोक रही है, तो फ्रिक्शन अपवर्ड एक्ट करिए। वेट कहाँ था, रिएक्शन किधर था, फ्रिक्शन किधर है, इसके एरोज को बिल्कुल सही तरीके से ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। ओके जी, क्वेश्चन नहीं है। केस नंबर 4, सुनो जी, अब हम कहेंगे एन ऑब्जेक्ट मूविंग। अब क्या करेंगे जी, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, यू नो व्हाट, एक तो यार ये ले भाई, ये ले, an object is moving on what, on a, okay, चलो जी, an object moving on a rough surface करें या moving on a smooth surface, an object moving on a smooth horizontal surface, okay, if an object is moving on a smooth horizontal surface, तो यहाँ पे मैंने कितने अल्फाज मेंशन किए, मूव कर रहा है, स्मूथ
सरफेस है और वो हॉरिजॉन्टल है। स्मूथ हॉरिजॉन्टल तो ठीक है, स्मूथ का मतलब क्या होगा? नो म्यू। अच्छा, तो फिर नो फ्रिक्शन। ओके, तो फिर मूव कैसे कर सकता है? मूव कैसे कर रहा होगा, देखते हैं जी क्या सिचुएशन होगी फिर। सर ये एक सरफेस है, कोई रफनेस नहीं है, ये उसका वेट है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, वेट तो हमेशा होगा ही होगा नीचे, ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या होगा? सर ऊपर की तरफ आर होगा। इट इज मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इफ इट इज मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, प्लीज टेल मी वन थिंग, प्लीज टेल मी वन थिंग, कि मूव कर रहा है तो मूव मतलब किस तरह से मूव कर रहा है? मूव का समझ नहीं आया, कौन सी मूवमेंट है जी? कौन सी मूवमेंट है? दो तरह की मूवमेंट हो सकती है, दो तरह की मूवमेंट हो सकती है। या तो या तो क्या हो, या तो क्या हो भाई? है जी? नहीं, मूव एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ मूव हॉरिजॉन्टली तो कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। वो तो हॉरिजॉन्टल मोशन का मतलब आ गया, हॉरिजॉन्टल सरफेस का मतलब आ गया कि जी वो हॉरिजॉन्टल मोशन में है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हॉरिजॉन्टल मोशन होगी, ये जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप कहते हैं लीनियर मोशन, है जी, दैट इज लीनियर मोशन। ओके, मैं पूछना जो चाहता हूं वो ये है कि ये यूनिफॉर्म मोशन होगी या फिर ये यूनिफॉर्म मोशन होगी या फिर एक्सेलरेशन होगी। दो बातें हो सकती हैं, या तो यूनिफॉर्म मोशन होगी या एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। अब यूनिफॉर्म मोशन कैसे होगी? मूवमेंट अगर मूव कर रहा है तो या ये यूनिफॉर्म मोशन में होगा या फिर ये एक्सेलरेट कर रहा होगा, ठीक है। ये दो सिचुएशंस है। देखो मूव करने के कितने मतलब होते हैं? मूवमेंट दो तरह की होती है, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन होती है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है भाई? सर यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है? u इज इक्वल टू वी, u इज इक्वल टू वी। बल्कि एक सेकंड रुको यार, मुझे अगर ये u इज इक्वल टू वी पढ़ाना पड़ा तो नहीं, अभी नहीं पढ़ाना। यूनिफॉर्म मोशन का मैं केस अगले केस में बनाऊंगा। अभी यूं समझो कि मैं आपको यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी मैं यूनिफॉर्म मोशन नहीं पढ़ा रहा, मूविंग, मैं इस वक्त आपको एक्सेलरेशन वाली मूवमेंट सिखाऊंगा। क्योंकि फ्रिक्शन फ्रिक्शन है कोई नहीं, अब तो लिख लिया तो मिटा लो, लिख लिया है तो मिटा लो। हॉरिजॉन्टल का मतलब 100% क्लियर है जी, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हॉरिजॉन्टल मोशन होगी या लीनियर मोशन होगी, ठीक है। 2 मिनट रुको, आता हूँ उस बात पे, मिटाओ जल्दी से पिछला। हॉरिजॉन्टल मोशन पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हॉरिजॉन्टल मोशन होगी जो कि लीनियर मोशन है। और आपको लीनियर मोशन में मैंने अगर मूव कराना है तो एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। अगर एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सर a इज नॉट इक्वल टू 0, फिर इसका मतलब होता है एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब कोई ना कोई नेट फोर्स जरूर होगी, कोई ना कोई नेट फोर्स जरूर होगी का मतलब है, मिसाल के तौर पर सर जी कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स जरूर होगी, कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स जरूर होगी, कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स जरूर होगी। W और R तो खुद को बैलेंस कर लेंगे, वर्टिकल फोर्सेस तो बैलेंस हो जाएंगी। वर्टिकल फोर्सेस तो क्या हो जाएगा भाई? वर्टिकल फोर्सेस आर बैलेंस्ड, जिसका क्या मतलब है सर जी? R और W तो बराबर हैं। R ऊपर और नीचे तो कुछ भी नहीं हो रहा, ऊपर और नीचे तो ये वर्टिकल तो मूवमेंट नहीं हो रही। कौन सी मूवमेंट हो रही है? हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही है, लीनियर मोशन हो रही है। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के दौरान वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस्ड होती हैं। अब वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या है? ड्राइविंग फोर्स एक्ट्स एज द नेट फोर्स विच कॉजेज द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? ड्राइविंग फोर्स एक्ट्स
as what? Acts as the you know what, क्या लिखूं इसको? Acts as the net force that causes acceleration. जी भाई, असल में उसने कहा ना स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, तो मैं बैकवर्ड कौन सी फोर्स ड्रॉ करूं? तो मैं बैकवर्ड कौन सी फोर्स ड्रॉ करूं? यहाँ पे कोई बैकवर्ड फोर्स मैंने ड्रॉ नहीं की। ठीक है, यहां तक किसी को परेशानी है? मतलब स्मूथ सरफेस है, मैं हवा की फ्रिक्शन का जिक्र भी नहीं करना चाहता। लो जी, मिसाल के तौर पर मैं भी एयर फ्रिक्शन का जिक्र भी नहीं करना चाहता। सर फ्रिक्शन क्यों नहीं है? बेटा स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस का मतलब क्या है? सवाल वाले ने कहा है कि सरफेस स्मूथ है, तो अगर सरफेस स्मूथ है तो कोई म्यू नहीं होगा, कोई फ्रिक्शन नहीं होगी। इनफैक्ट यहाँ पे मैं एयर को भी अभी फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ, एयर को भी मैं अभी फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट तो सरफेस के साथ कांटेक्ट कर रहा है। ओ मेरे भाई, जरूर कर रहा है, मैंने कब कहा कि नहीं कर रहा? ऑब्जेक्ट सरफेस का कांटेक्ट तो कर रहा है, लेकिन सरफेस को मुसीबत ये पड़ी है, सरफेस का एडजेक्टिव है स्मूथ। जब स्मूथ सरफेस है तो क्या करूं? स्मूथ सरफेस का मतलब क्या होता है? सर कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो बस फ्रिक्शन इग्नोर करो फिर। नो फ्रिक्शन का मतलब है इग्नोर फ्रिक्शन। ठीक है, स्मूथ हो फिर भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होती है ना सर। ओ प्यारे बच्चा, प्यारे भाई, आपके सिलेबस में स्मूथ का मतलब है नो फ्रिक्शन। स्मूथ का जो लफ्ज होता है ये आपकी नॉर्मल जिंदगी का स्मूथ सरफेस नहीं है। ये फिजिक्स में या मैथ्स में जब भी आप स्मूथ सरफेस का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो उसका बड़ा कैटेगोरिक मतलब है कि सर इस सरफेस पर फ्रिक्शन जीरो अज्यूम करें, इग्नोर करें फ्रिक्शन को। हालांकि होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वही मीम वाला फ्रिक्शन है। हाँ, जो अपने मीम्स में बनाया कि सर अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या होता है? होता है बंदा रुड़ता रहता है। ठीक है, खैर बहरहाल बहरहाल फ्रिक्शन को हटाकर, फ्रिक्शन को छोड़कर सवाल पूछे। फ्रिक्शन के अलावा कोई और सवाल आता है दिमाग में? फ्रिक्शन के अलावा कोई और सवाल आता है दिमाग में? चलो, यहाँ पे हमने कहा एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो मैंने सरफेस वाली फ्रिक्शन को भी इग्नोर कर दिया, और इनफैक्ट इग्नोर एयर फ्रिक्शन एज वेल। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं लिखता हूँ इग्नोर एयर फ्रिक्शन एज वेल। जस्ट वैसे एक साइड नोट है, किसी बच्चे ने कहा था सर एयर फ्रिक्शन तो होगी ना, मैं कह रहा हूँ इग्नोर एयर फ्रिक्शन एज वेल। एयर फ्रिक्शन थोड़ी देर में लाता हूँ, एयर फ्रिक्शन वाला केस लेकर आऊंगा थोड़ी देर में। अभी मैं एयर फ्रिक्शन की बात नहीं करना चाहता। वो जो मैंने आपको कल तस्वीरें लेने को बोला था ना, वो मैं उधर पढ़ाऊंगा। जो कल मैंने आपको तस्वीरें लेने को बोला था वो मैं उधर पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी मैं एयर फ्रिक्शन को नहीं डिस्कस कर रहा। ये हो गया जी हमारा केस नंबर कौन सा? केस नंबर 4। अब चलते हैं भाई किसकी तरफ? अब चलते हैं केस नंबर 5 की तरफ। अगर आपको कुछ सवाल है तो आ रहा है तो प्लीज पूछ लीजिए। केस नंबर 5 सुनिए। An object is moving on a rough horizontal surface. An object is moving on a rough horizontal surface. Once again, गौर करो जी। अब फिर उसने कहा जी मूव कर रहा है, उसने कहा जी रफ है, और उसने कहा जी हॉरिजॉन्टल है। ओके जी, अब पहली बात ये कि सर जी सरफेस ड्रॉ करें। रफ है, मैं यहाँ उसका टेढ़ापन दिखा रहा हूँ। ये लो जी, ये रफ सरफेस आ गया। ये आपके पास वो ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का सबसे पहले क्या ड्रॉ करें? सर जी नीचे की तरफ तो वेट ड्रॉ करें, और ऊपर की तरफ क्या करें? सर ऊपर की तरफ रिएक्शन ड्रॉ करें। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा। हॉरिजॉन्टल मोशन का मतलब क्या है? सर हॉरिजॉन्टल मोशन का मतलब ये है कि वर्टिकल फोर्सेस आर
बैलेंस्ड, दैट इज क्या सर, आर और डब्ल्यू आपस में बराबर है। इसमें किसी को प्रॉब्लम, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? एनीवन? जी तो बच्चों हम क्या बात कर रहे थे, हमने आपसे बोला इस वक्त हम केस नंबर 5 पढ़ रहे हैं कि an object which is moving on a rough horizontal surface, an object that is moving on a rough horizontal surface। मिसाल के तौर पर अभी भी रफ का मतलब क्या है, चलो पहले रफ का मतलब निकालते हैं। रफ का मतलब है सर देयर इज सम म्यू, म्यू मतलब some coefficient of friction, some roughness, some friction, so there is some friction। और वैसे उस फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, उस फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके बराबर है? म्यू इंटू आर के बराबर। किसके बराबर है जी? म्यू इंटू आर के बराबर है। अब अगर मैं कहूं कि मूव कैसे कराऊं मैं, अगर मुझे एक्सेलरेट कराना है, क्या कराना है भाई? मूवमेंट का मतलब अगर मुझे एक्सेलरेट कराना है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग मतलब एक्सेलरेटिंग, इस वक्त क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेटिंग मतलब है सर ए इज नॉट इक्वल टू 0, एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। प्लीज टेल मी वन थिंग कि इस वक्त कौन कौन सी फोर्सेस होंगी, इस वक्त कौन कौन सी फोर्सेस होंगी? अगर मैं कहूं कि ड्राइविंग फोर्स होगी इधर, तो फ्रिक्शन किधर होगी? फ्रिक्शन होगी इधर। और अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है, अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है, अगर क्या हो रहा है, अगर इस वक्त एक्सेलरेशन हो रही है, तो बेटा तीन बातें हैं, बल्कि एक सेकेंड, इस वक्त ना मैं तीन सिचुएशन बयान करता हूं। अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है तो ड्राइविंग फोर्स क्या होगी? ज्यादा होगी फ्रिक्शन से। अगर ये डिसेलरेट कर रहा है तो क्या होगा? ड्राइविंग फोर्स कम होगी फ्रिक्शन से। ठीक है, खैर बार इस वक्त ये सुनिए, एक्सेलरेटिंग की बात ही करिए, क्या होना चाहिए? ड्राइविंग फोर्स शुड बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन। मैं एक्सेलरेशन की एग्जांपल भी यहाँ पर कराऊंगा, एक्सेलरेशन की एग्जांपल ही अभी यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन, ओके। व्हेन द ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। एफ नेट क्या बनता है? ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शन इज एफ नेट, एंड दिस एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। जी, यहां तक कुछ भी लिखने में किसी को प्रॉब्लम है? इस तरीके से लिखने में किसी को प्रॉब्लम है? हॉरिजॉन्टल मोशन समझ आ गया, वर्टिकल फोर्सेस आर बैलेंस्ड समझ आ गया, अपवर्ड डाउनवर्ड इक्वल समझ आ गया, फ्रिक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू है वो समझ आ गया, फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इनटू आर होता है वो समझ आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है सर? फॉरवर्ड फोर्स ज्यादा है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा? जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट करेगा, वो समझ आ गया। अगर हम कहें व्हाट इज द फॉरवर्ड फोर्स, इट इज ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स में से क्या करो जी? फ्रिक्शन की फोर्स को माइनस करो तो एफ नेट आ जाएगा, उस एफ नेट को इज इक्वल टू क्या करो? एम इंटू ए करो, तो शायद आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू भी पता चल जाए। कुछ सवाल है आपके पास बच्चों? प्लीज बताइए, कुछ सवाल पूछेंगे यहाँ पे इस केस को लेकर? नहीं, कोई सवाल नहीं है, पक्की बात है। ओके जी, यहाँ पे हमने क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, यहाँ पे भी आपने क्या किया था? यहाँ पे भी आपने क्या किया? यहाँ पे आप इग्नोर कर रहे थे किसको? यहाँ पे आपने इग्नोर किया एयर फ्रिक्शन को, इग्नोर एयर फ्रिक्शन। यहाँ पे भी अभी तक आपने एयर फ्रिक्शन की बात नहीं की, यहाँ पे भी अभी तक आपने एयर फ्रिक्शन की बात नहीं की। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मूव होते होते अगर हम कहें अब इफ सम एयर फ्रिक्शन इज देयर, इफ एयर फ्रिक्शन एक्ट्स देयर, इफ एयर फ्रिक्शन एक्ट्स नाउ, यहां तक तो इग्नोर किया रखा, यहां तक तो इग्नोर किया रखा। मुझे प्लीज ये बताइए,
अब अगर मैं एयर फ्रिक्शन को भी इंक्लूड करूं तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो आपके पास केस नंबर 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? केस नंबर 6 आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे केस नंबर 6। केस नंबर 6 की हेडिंग देंगे। वैसे एक बात बताइए, आपका ये सफ़ा ख़त्म हो गया? जो जो मैंने आपको कहा था ना, मैंने आपको कल कहा था यार, वो एक पेज फ्रंट बैक का छोड़कर वो फ्रिक्शन वाले नोट्स, वो फ्री फॉल मोशन वाले नोट्स लिख दीजिए। तो एक सफ़े पे ये आ गया होगा और एक सफ़े पे ये आ गया होगा। कुछ स्पेस खाली है या नहीं? स्पेस खाली है कि स्पेस खत्म हो गई है? सर हाफ पेज रहता है, किसी का हाफ पेज रहता है, नो स्पेस, मेरी पूरी साइड रहती है। चलो ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अगर आपका 1 लाइन लेफ्ट, ये तो फिर मसला हो जाएगा, ये तो मसला हो जाएगा। चलो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। आप फिर उसके बाद लिख लेना, आप फिर उसके बाद लिख लो, आप फिर फ्रिक्शन के बाद लिख लो ये वाला केस। ठीक है, जिसकी स्पेस रहती है हाफ पे, हाँ हाफ पेज इज मोर देन इनफ। अभी जो मैं केस लिखवाऊंगा उसके लिए हाफ पेज इज मोर देन इनफ। ठीक है, 1 पेज इज लेफ्ट, हाफ पेज इज मोर देन इनफ भाई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? अब मैंने लिखना है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन a rough horizontal surface in air। अब मैं जरा केस का मैंने नाम क्या रखा है? एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ रफ, इसको ढांप दें, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन एयर। अब एयर भी है, लो जी, लो जी। तो यहाँ पे अब कुछ मुख्तलिफ बातें हैं जी, यहाँ पे अब बहुत सारी बातें। एक लफ्ज आ गया एयर, एक लफ्ज आ गया हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक लफ्ज आ गया रफ, एक लफ्ज आ गया मूविंग। हॉरिजॉन्टल के मतलब तो आपको पता है कि सर जी हॉरिजॉन्टल मोशन है, ठीक है, तो वर्टिकल फोर्सेस आर बैलेंस्ड। रफ का मतलब भी आपको पता है सर, फ्रिक्शन है। ठीक है, मूविंग का मतलब इस वक्त क्या है कि सर या तो एक्सेलरेट कर रहा है या फिर क्या कर रहा होगा, या फिर यूनिफॉर्म मोशन पे होगा, हमें नहीं पता इस वक्त, हमें नहीं पता। या तो एक्सेलरेट कर रहा होगा, एक्सेलरेशन होगी, या फिर यूनिफॉर्म मोशन होगी, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, इसको तो इसी को तो एक्सप्लोर करना है, इसी को तो समझने की कोशिश करनी है। लो जी, ये रफ सरफेस आ गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ये उसके ऊपर वेट आ गया, ये उसके ऊपर आर आ गया। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल मोशन होगी। अगर हॉरिजॉन्टल मोशन होगी तो क्या होगा? वर्टिकल फोर्सेस आर बैलेंस्ड होंगी। अगर वो बैलेंस्ड होंगी, W इज इक्वल टू आर होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है हॉरिजॉन्टल के लफ्ज के साथ? यस यस, मैं भी समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। साद हसन, थोड़ा सा सब्र कीजिए। This time, please tell me what is your idea about horizontal surface? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर मूवमेंट है तो वर्टिकली तो फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए। फिर ऊपर और नीचे मैंने बराबर कर दिया। कुछ सवाल है इस बात को लेकर? हॉरिजॉन्टल सरफेस को लेकर कोई सवाल है आपके पास? नहीं, ओके। अब अगर वो रफ सरफेस है, अब अगर वो रफ सरफेस है तो क्या एक्सपीरियंस क्या क्या होगा जी? सर जी कोई ना कोई फ्रिक्शन तो होगी, सम म्यू, सम फ्रिक्शन। और उस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? म्यू इंटू आर। ठीक है, म्यू इंटू आर होगा। इस फॉर्मूले में किसी को मसला है?
कि सर उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो रफनेस की वजह से है, रफनेस की वजह से जो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होगी। अच्छा, अब इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं जी, अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है, सुनो जी, सुनो जी, इनिशियली मैं तसव्वुर करता हूं, इनिशियली मैं ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं शायद एक्सेलरेशन का फिनोमेना पढ़ाऊं आपको। इनिशियली मैं आपको एक्सेलरेशन का फिनोमेना पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि अगर मैं कहूं कि ड्राइविंग फोर्स जो है, अगर मैं कहूं ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन दिस स्टैटिक फ्रिक्शन, इज ग्रेटर देन दिस स्टैटिक फ्रिक्शन, तो क्या होगा। आपने पढ़ा हुआ है, इफ अगर मैं कहूं ये ड्राइविंग फोर्स है, इसकी वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस स्टैटिक फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस, मतलब मैं भी ना आपको पिछला केस ही पढ़ा रहा हूँ बेटा, अभी मैं आपको ये वाला केस नंबर 5 ही पढ़ा रहा हूँ जिसमें आपने एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया था। अब मैं कह रहा हूँ एयर आ गई थी, लेकिन जब वो इनिशियली, और मैं एक और बात आपको बता दूं, इफ आई से इनिशियल स्पीड इज 0, लो जी चलो एक काम करो, मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ, लो जी काम ही खत्म। अगर मैं कहूं ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड 0 है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ऊपर नीचे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, ड्राइविंग फोर्स इस फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो क्या होगा, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए होगा। एफ नेट आएगा ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शन, दैट विल बी इक्वल टू एम इंटू ए होगा, और ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट। ठीक है, जिसका मतलब है इसकी स्पीड विल इंक्रीज, जी तो भाई यहां तक किसी को परेशानी है, यहां तक किसी को परेशानी है बच्चों, कि हम क्या कह रहे हैं कि सर जी अगर इनिशियल स्पीड 0 थी, अगर इनिशियल स्पीड 0 है, और अगर इनिशियल स्पीड 0 है, अगर हम कहें इनिशियल स्पीड 0 है, एक सेकेंड रुकिए, और जो ये पहली सिचुएशन होगी, अगर इनिशियल स्पीड 0 है, इफ इनिशियल स्पीड 0 एंड the driving force is greater than F max, F max was like static friction से भी ज्यादा आप driving force लगाएंगे, if driving force is greater than F max तो क्या होगा, F net होगा, ठीक है, F net is equal to ma होगा, ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ एक्सेलरेशन होगी, उसकी स्पीड में इजाफा होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी स्पीड में इजाफा होना स्टार्ट हो जाएगा। यहां तक किसी को परेशानी है तो सवाल पूछिए। मैंने अभी तक एयर का जिक्र नहीं किया, मैंने अभी तक एयर का जिक्र नहीं किया, मैंने अभी तक एयर का जिक्र नहीं किया। अब करता हूं जिक्र एयर का, अब करता हूं जिक्र एयर का कि एयर क्या चीज है। जनाब बताइए व्हाट इज एयर। सर एयर एक फ्लूइड है कि नहीं। वैसे तो फ्लूइड जो है वो लिक्विड्स को कहते हैं, लेकिन एयर को भी हम एक फ्लूइड कहते हैं। अगर एयर एक फ्लूइड है तो ये क्या ऑफर करेगा, इट ऑफर्स फ्लूइड फ्रिक्शन। अगर एक फ्लूइड है तो क्या होगा, फ्लूइड फ्रिक्शन होगी, इट ऑफर्स फ्लूइड फ्रिक्शन। और जो फ्लूइड फ्रिक्शन होती है, प्लीज बताइए वो फ्लूइड फ्रिक्शन किस चीज पर डिपेंड करती है। सर वो 3 चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर 1, दिस फ्लूइड फ्रिक्शन, इस फ्लूइड फ्रिक्शन को हम कहेंगे क्या, इसको हम कहेंगे एयर रेजिस्टेंस। क्या, एयर फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, एयर फ्लूइड इस एयर फ्रिक्शन, इस फ्लूइड फ्रिक्शन को, सर फ्लूइड से फ्रिक्शन रिड्यूस नहीं होती, लाइक नहीं, मैं लुब्रिकेंट नहीं कह रहा भाई। जब आप किसी फ्लूइड के बीच में से मूव करते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन का मतलब क्या है,
कि जब आप किसी फ्लूइड के बीच में से मूव करेंगे तो फ्लूइड आपको रोकेगा रोकेगा, ठीक है। ये एयर एक फ्लूइड है, एक इसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं, या बेहतर है कि आप इसको एयर फ्रिक्शन ही बोले यार, कि सर एयर की वजह से एक एयर फ्रिक्शन होगी, एयर ड्रैग होगा, या फिर आप इसको एयर रेजिस्टेंस बोल दें। है जी, क्या बोला जा सकता है सर जी? फ्लूइड बोलें कि ना बोलें? सिंपल सी बात ये बोले कि सर इस एयर की वजह से एयर फ्रिक्शन होगी, ठीक है। ये इसको आप एयर ड्रैग भी बोल सकते हैं, ये इसको आप एयर रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। एयर फ्रिक्शन, एयर ड्रैग, या फिर थोड़ी देर सब्र करो ना बेटा, वर्टिकल फोर्सेस तो वैसे ही बैलेंस, ये मैं एयर जो है ना, जिस तरफ, अभी सब्र करो मेरा, प्लीज सब्र, आपका सवाल खत्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद। ऑब्जेक्ट जिस तरफ को जाता है उसके ऑपोजिट ये एयर फ्रिक्शन होगी, ठीक है। 2 मिनट सब्र कर जाओ। वर्टिकल फ्रिक्शन ही, आई एम नॉट, ये मेरा फ्री फॉल मोशन नहीं पढ़ रहा, हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ा रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रोड पे ऑब्जेक्ट चल रहा है तो फ्रिक्शन बैकवर्ड्स होएगी, फ्रिक्शन ऊपर नीचे का ताल्लुक नहीं है इस वक्त। एयर फ्रिक्शन होगी, एयर ड्रैग होगा, एयर रेजिस्टेंस होगी, दैट विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और हाँ, ये जो एयर फ्रिक्शन है किस किस चीज पर डिपेंड करेगी? ये सबसे पहले डिपेंड करेगी एयर की डेंसिटी के ऊपर, फिर डिपेंड करेगी, मैं समझता हूं सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड होगी। क्या होगी? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जी भाई ये बताओ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो एयर फ्रिक्शन है, इट इज, क्या आप कह सकते हो सर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, या नहीं? बिकॉज यू नो, जब आप मोटरवे पे ट्रैवल करते हो और अगर आप खिड़की का दरवाजा खोल, मतलब गाड़ी की जो विंडो है उसका दरवाजा खोलकर हाथ बाहर निकालोगे तो आपको अच्छा खासा एयर ड्रैग महसूस होगा, आपको अच्छा खासा हाथ के ऊपर जोर लगेगा, ठीक है। तो जोर, अगर आप गाड़ी की स्पीड बहुत स्लो है, अगर आप बहुत आहिस्ता गाड़ी चला रहे हो तो बहुत कम जोर लगेगा, और अगर आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो, अगर आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो तो बहुत ज्यादा जोर लगेगा। एयर ड्रैग जो है, एयर फ्रिक्शन जो है, एयर रेजिस्टेंस जो है, ये किस पे डिपेंड करता है? इसके लिए बेशक आप नाम भी लिख दें, एयर फ्रिक्शन का एक नाम है, फिर एयर रेजिस्टेंस एक नाम है, फिर एयर ड्रैग एक नाम है, जो मर्जी है नाम आप इस्तेमाल कीजिए। ये तीनों अल्फाज जो हैं, व्हाट आर दे दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ग्रेटर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ग्रेटर द फ्रिक्शन। हाँ जी, ग्रेटर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ग्रेटर द फ्रिक्शन। वैसे तो ये एयर फ्रिक्शन जो है, इट आल्सो डिपेंड अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली, वैसे तो मैं इसके फॉर्मूले जो हैं, मैं आपको बात बताऊं, इस ड्रैग फोर्स का जो फार्मूला है जरा सुनो। वैसे तो इसका फॉर्मूला है 6 पाई ईटा आर वी। याद करोगे या डरोगे? इस फॉर्मूला को देख के याद करेंगे कि डरेंगे? मैं नहीं पढ़ाना चाहता है फॉर्मूला, दोनों नहीं याद करना, नहीं याद करना, लिख लो, लिखो और कहो सर पसंद नहीं आया, काट दो। हेलो, ये क्या है? ये एक फार्मूला है जिसको मैंने काटना है, जो मैं आपको याद नहीं कराना चाहता, लेकिन हल्का फुल्का मजा नहीं आया, चलो मजा देखते। 6 इज अ नंबर, कोई फायदा नहीं। पाई इज अ नंबर, नंबर होता है। ये जो एक अजीब सा है ना ईटा, ये रिप्रेजेंट करता है विस्कोसिटी को। किसको? विस्कोसिटी को। किसको रिप्रेजेंट करता है? विस्कोसिटी को, ठीक है। अच्छा, ये आर किसको रिप्रेजेंट करता है? असल में 6 पाई आर नहीं, 4 पाई आर था। 4 पाई आर, यू नो, किसी को पता है? बाकी चलो 4 पाई आर भी चलो। आर का मतलब क्या है? आर कुछ रेडियस शेडियस या साइज वाइज को रिप्रेजेंट करता है। एफ डी इज ड्राइविंग फोर्स, नॉट ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये कौन है?
स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ईटा क्या है, आर क्या है, मेरे लिए इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, वी की। बल्कि मैं आपको बात बता दूं, जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाना है, आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। इस सारे को, 6 को, पाई को, ईटा को, आर को के समझ लो, और वी की जगह ना, वी की जगह के वी लिख दो। बल्कि एक और फॉर्मूला होता है के वी स्क्वायर, ओके, कि उसका स्पीड के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक है। ड्रैग फोर्स बेटा, ड्रैग फोर्स, एयर ड्रैग, एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, ये याद कर लो यार। ऊपर वाले को छोड़ो, ऊपर वाले को छोड़ो भाई, ऊपर वाला याद नहीं करना। विस्कोसिटी छोड़ो, साइज छोड़ो, बस मेरी बात भी खत्म होने वाली है। मैं ये फॉर्मूला नहीं लिखवाना चाहता, मैं चाहता हूं आप ये वाला फॉर्मूला लिखो, एफ डी ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू के और वी का स्क्वायर। कि सर वी जो है इट इज स्पीड, और स्पीड के स्क्वायर का मतलब है स्पीड के साथ इसका बहुत ताल्लुक है। लो जी, व्हाट इज के? के सम कांस्टेंट, आई डोंट नो व्हाट के सम कांस्टेंट। मैं इसलिए तो आपको ये फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ कि मैं ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं लिखवाना चाहता था, उसको देख के वैसी परेशानी। व्हाट इज के? के सम कांस्टेंट, आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एग्जैक्टली, यस, इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेटा अगर आप ये फॉर्मूले नहीं भी लिखते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्या आप ये बात सुनने समझने को तैयार हो कि तरह जो हवा का ड्रैग होता है ये ऑब्जेक्ट की स्पीड पे होता है, डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा स्पीड होती है उतना ज़्यादा, मैं नहीं लिख रहा, ओके जी, ना लिखो, मर्जी है। ये लो भाई, कह रहे सर जी ना लिखवाए ना, फिर जब आप, मुझे ऊपर अंग्रेजी समझ आ गई है, जिस बच्चे को अंग्रेजी मान लेता है तो मुझे कोई मसला नहीं, ना लिखें बेशक, लेकिन अगर लिख चुके हैं तो मिटाइएगा मत, लिख चुके हैं तो मिटाइएगा मत, ठीक है। तंग कर रहा था, बड़े नालायक आदमी हूँ, ठीक है। खैर ये लो, मैंने भी मिटा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ जी, स्पीड बढ़ रही है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा था? इनिशियल स्पीड जब 0 थी, अब दोबारा सुनना, ड्राइविंग फोर्स, और ड्राइविंग फोर्स ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा थी, तो एफ नेट कुछ ना कुछ था, एफ नेट 0 नहीं था, एफ नेट वॉज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इनफैक्ट उसको हम कैसे लिखते हैं कि सर एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0, एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0, जिसकी वजह से हम लिखते हैं सर एफ नेट इज ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ये आ गया, ठीक है। फिर जब ये आ गया, लास्ट केस प्लीज, ये लास्ट केस, ये लास्ट केस, ये फिर जब ये आ गया तो हमने कहा जी ओके, ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट, जिसकी वजह से स्पीड विल इंक्रीज। यहां तक समझ आ रहा है? अब मुझे ये बताओ, अगर स्पीड बढ़ रही है, अगर स्पीड बढ़ रही है तो अब बताओ फ्रिक्शन भी क्या होगी, एयर फ्रिक्शन भी क्या होगी। अगर आप उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो गई तो अब वो किसका सामना करेगा? अब वो हवा उसको कैसे टक्कर मारेगी? हवा उसको यहां से टक्कर मारेगी, या ये हवा के थ्रू जब जाएगा तो एयर फ्रिक्शन भी क्या होगी? नाउ एयर फ्रिक्शन विल कम इनटू प्ले, ठीक है, एंड एयर फ्रिक्शन विल आल्सो इंक्रीज। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू एयर, ठीक है, इट एक्सपीरियंसेस एयर फ्रिक्शन। व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू एयर, क्या लिखूं? When the object moves through air, बल्कि वो तो आप यहाँ लिख चुके हो ना, वो तो आप यहाँ लिख चुके हो, इट विल एक्सपीरियंस, ये लिख चुके हो, ओके, ये लिख चुके हो, ये तो लिख चुके हैं सर हम वहाँ पे, वो तो मैं एयर के नीचे लिख चुका था कि एयर एक फ्लूइड है, ये फ्लूइड फ्रिक्शन ऑफर करता है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट उसमें से मूव करता है तो उसमें एयर फ्रिक्शन का सामना होता है, एयर फ्रिक्शन स्पीड पे डिपेंड करती है, ग्रेटर द स्पीड ग्रेटर द एयर फ्रिक्शन, ओके हो गया। जब स्पीड इंक्रीज करती है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एयर फ्रिक्शन also increases, air friction also increases। अगर एयर फ्रिक्शन बढ़ रही है तो बढ़ते बढ़ते, अगर एयर फ्रिक्शन बढ़ गई तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? प्लीज बताइए, एयर फ्रिक्शन अगर बढ़ रही है तो नेट फोर्स के बारे में क्या ख्याल है?
नेट फोर्स ज्यादा होगी कि कम होगी? एयर फ्रिक्शन बैकवर्ड फोर्स है ना, नेट फोर्स डिक्रीजेस, नेट फोर्स डिक्रीजेस। अच्छा, अगर नेट फोर्स डिक्रीज करती है तो इसका मतलब क्या होता है? अगर नेट फोर्स डिक्रीज करती है तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन भी डिक्रीजेस, है जी, एक्सेलरेशन भी डिक्रीजेस। अब अगर एयर फ्रिक्शन के बढ़ने की वजह से a stage comes, a stage comes when what happens? A stage comes when what happens? Please tell me. A stage comes when backward forces equalizes the driving force. A stage comes when total friction, when total friction equalizes क्या? Equalizes the driving force. इस वक्त टोटल फ्रिक्शन का मतलब क्या है सर? अब हवा वाली ज्यादा हो रही है ना, ज्यादा होते होते टोटल मतलब हवा वाली भी और जमीन वाली भी, स्टैटिक वाली भी और एयर वाली भी, दोनों का सम अगर ड्राइविंग फोर्स के बराबर हो जाए, इक्वलाइजेस द ड्राइविंग फोर्स, तो क्या होगा? स्टेज कम्स व्हेन टोटल फ्रिक्शन इक्वलाइजेस द ड्राइविंग फोर्स, तब क्या होगा सर जी? एफ नेट विल बी जीरो। अच्छा, तब क्या होगा सर जी? ए विल बी जीरो। अच्छा, तब क्या होगा? तब क्या होगा? स्पीड बिकम्स कांस्टेंट। ए इज इक्वल टू जीरो का मतलब है, अब ए इज इक्वल टू जीरो का मतलब है स्पीड बिकम्स कांस्टेंट। और इस स्पीड को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल स्पीड। हेलो जी, क्या कहते हैं इसको हम? इज इट ड्राइविंग फोर्स और ड्राइविंग फ्रिक्शन? नहीं, फॉरवर्ड वाली ड्राइविंग फोर्स है। ओ सॉरी, व्हेन द टोटल फ्रिक्शन बिकम इक्वलाइजेस द ड्राइविंग फोर्स, सॉरी, equalizes the driving force. A stage comes when total friction equalizes the driving force, that is F net equals to 0, acceleration equals to 0, speed becomes constant, that is known as terminal speed. और terminal speed क्या है? It is the maximum constant speed attained by an object when forward forces equalizes the backward forces. What is terminal speed? इसकी definition कहीं ना कहीं आपने लिखी होगी। क्या होता है ये? It is the maximum, आखिरी लाइन, नहीं है जगह तो पेज के हेडर पे लिख दो, नहीं है जगह तो पेज के हेडर पे लिख दो, क्या ही? It is the इस, अब देखो स्पीड इनिशियल क्या थी? जीरो। यहां क्या था? स्पीड विल इंक्रीज, बढ़ते बढ़ते फिर एक्सेलरेशन क्या हो रही थी? लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं अभी दोबारा लिखना है, हाँ जी, क्या हो रहा है? ये कल वाला केस नहीं है। You told us to write yesterday from the Oliver's notes. Okay, उसी तरह की है। It is the maximum constant speed attained when backward forces, when frictional forces, when फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या करते हैं? इक्वलाइजेस द ड्राइविंग फोर्स। लो जी, व्हेन फ्रिक्शनल फोर्सेस इक्वलाइजेस द ड्राइविंग फोर्स, व्हेन फ्रिक्शनल फोर्सेस इक्वलाइजेस द ड्राइविंग फोर्स। लो भाई, लो जी, यहां तक किसी को परेशानी है? ऑब्जेक्ट को रेस्ट से आपने स्टार्ट किया, ड्राइविंग फोर्स को स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा रखा, एफ नेट जीरो रखा, एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए हो गया, ऑब्जेक्ट ने एक्सेलरेशन स्टार्ट कर दी, एक्सेलरेशन की वजह से उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया, मूव करने से उसकी स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ते बढ़ते फ्रिक्शन, हवा वाली फ्रिक्शन भी आ गई, हवा वाली फ्रिक्शन की वजह से नेट फोर्स कम होने लगी, नेट फोर्स के कम होने की वजह से एक्सेलरेशन कम होने लगी, एक्सेलरेशन के कम होने की वजह से एक वक्त आया जब फॉरवर्ड फोर्सेस और बैकवर्ड फोर्सेस बराबर, जब फ्रिक्शनल फोर्सेस दोनों का जो सम था, व्हेन द सम ऑफ टोटल फ्रिक्शन इक्वलाइजेस द ड्राइविंग फोर्स,
तो हमने कहा सर फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर हो गया है, एफ नेट 0 हो गया है, फोर्सेस बैलेंस हो गई हैं, एक्सेलरेशन 0 हो गई है, अल्टीमेटली वो किधर चला गया? क्या कौन सी? अल्टीमेटली वो टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंच गया। ये लो जी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा इन एयर, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा इन एयर, तो उसको अल्टीमेटली क्या करना होगा? वो अल्टीमेटली एक मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड पे ही पहुंचेगा। डिड वी से मैक्सिमम? यस यस, मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड। व्हाई डिड वी से मैक्सिमम? देखो स्पीड 0 से बढ़ेगी, बढ़ते 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 किसी ना किसी जगह तो जाके रुकेगी ना। स्पीड में मजीद स्पीड में जब एयर नहीं है तो इनफाइनाइट इजाफा होगा। अगर स्पीड में एयर है, अगर हवा है तो स्पीड की एक लिमिट आएगी, उससे ज्यादा मजीद स्पीड में इजाफा नहीं हो सकता। इट विल ऑलवेज रीच अ टर्मिनल वेलोसिटी। तो हमने देखो 0 स्पीड से स्टार्ट किया, एक्सेलरेशन कराया, स्पीड बढ़ाई, बढ़ाते बढ़ाते फ्रिक्शन आ गई, फ्रिक्शन एयर फ्रिक्शन आ गई, एयर फ्रिक्शन से नेट फोर्स डिक्रीज हो गई, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो गई, अल्टीमेटली नेट फोर्स 0 हो गई, एक्सेलरेशन 0 हो गई, स्पीड कांस्टेंट हो गई। अब इस कांस्टेंट स्पीड को हमने क्या कह दिया? terminal speed. What is this terminal speed? It is the maximum constant speed attained when frictional forces equalizes the driving force. When frictional forces equalizes, when frictional forces इसलिए लिखा है कि दो हैं। कौन कौन सी है सर? वो एयर वाली भी है और रोड वाली भी है। एयर वाली भी है, रोड वाली भी है। अब बताइए नोट्स बराबर हुए? अब बताओ जी, नोट्स बराबर हुए? जी मुस्तफा फारूक, जो भी आपने लफ्ज बोला ठीक बोला है। अब नोट्स बराबर हो गए। यहां से आगे वो वाला लिख दो जो आपने कल स्क्रीनशॉट लिया था। हैं यहां से आगे कौन सा केस है ये? दिस इज केस नंबर 6। तो जो आपने कल मैंने जिसकी स्क्रीनशॉट्स लेने को बोला था, कल मैंने जिसकी स्क्रीनशॉट लेने को बोला था जी, ये लीजिए। जिस किसी ने भी बोला है कि सर मैं लेक्चर नहीं ले सका, उसको मैं ये बता दूं कि बेटा आपका जो वो क्या कहते हैं उसको, ड्यू टू मोहम्मद दानियाल खान आपने शायद बोला है, ठीक है। जो मैंने आपको एक ना व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर मैंने आपको एक कोड भेजा हुआ था, एक जूम मतलब जो लेक्चर्स का कोड है, वो सिर्फ उस लेक्चर के लिए, उसके ऊपर हर रोजाना का लेक्चर अपलोड होता है। उसके ऊपर हर रोजाना का लेक्चर जो है वो अपलोड होता है। उस आई डोंट नो क्या क्या उसको बोलेंगे यार, कोई गूगल ड्राइव है जिसका लिंक मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है। जिस किसी का लेक्चर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है, सो इट्स मेगा लिंक। हाँ, उस मेगा लिंक के ऊपर जो भी आप लेक्चर देख सकते हैं वहां से। फोर्सेस के बाद क्या लिखना है लास्ट लाइन में, सुन लीजिए दोबारा। इट इज द मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड अटेन्ड व्हेन फ्रिक्शनल फोर्सेस इक्वलाइजेस द वेट, दो सॉरी वेट कह रहा हूं, अल्लाह अकबर, इक्वलाइजेस द ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, यहां पे आपने ये नोट लिखना। ठीक है, भेज दूंगा दोबारा व्हाट्सएप पे, मैसेज कर देना। ठीक है भाई, इतना लंबा मैसेज तो नहीं पढ़ पाऊंगा, इतना लंबा मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगा। पता नहीं किसने पूछा है ये, इतना लंबा कैसे सवाल पूछते हो यार। सुहेब हयात इन फ्री फॉल, द एयर वुड कैंसिल आउट। मैं ओके चलिए, कल पूछूंगा यार, कल करूंगा इसको। इस स्लाइड की लास्ट लाइन रिपीट कर दें, मैं को 10 दफा रिपीट कर चुका हूं, 10 दफा। सुनो तो सही यार। इट इज द मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड अटेन्ड व्हेन फ्रिक्शनल फोर्सेस इक्वलाइजेस द ड्राइविंग फोर्स। और कितनी दफा करूं जी भाई? अब आप लिखिए जो कल आपने, जरा मुझे ना वो स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा मुझे जरा प्लीज। वो स्क्रीनशॉट जो आपने, आज वाला नहीं, ये कल का जो केस था, कल का जो वो फ्री फॉल मोशन एयर वाला था, ठीक है, कल वाला जरा मुझे दोबारा भेज दीजिएगा प्लीज, ताकि मैं वो ग्रुप के ऊपर भेज दूं। किसी ने मिस किया हुआ है। आज का होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है केस नंबर 7 के तौर पर, केस नंबर 7 के तौर पर वो आप लोगों ने केस नंबर 7 के तौर पर फ्री फॉल मोशन इन एयर, फ्री फॉल मोशन इन एयर, ये लीजिए मैं यहां लिख देता हूं। केस नंबर 7
क्या हेडिंग है जी इसकी? फ्री फॉल मोशन इन एयर। इसके नोट्स लिखने हैं भाई यहाँ पे आपने, ठीक है? बस चलो जहां भी लिखा है, मैंने वैसे कहा था एक सफा छोड़ के लिखना, तो आई थिंक यहाँ आता था वो। ऑलरेडी डन, दिस इज योर होमवर्क। जिसने नहीं लिखा वो दोबारा लिख ले। खैर मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ताकि मैं सबको नोट्स भिजवा दूं, क्या पता किसी ने ना लिखा हो। ठीक है, चलो जी, आज का फिजिक्स का लेक्चर यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। आज का फिजिक्स का लेक्चर यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है और ऑलमोस्ट मेजॉरिटी केसेस के साथ आई एम डन। कल मैं कुछ शायद स्पेशल केसेस कराऊंगा, कल मैं कुछ स्पेशल किस्म के केसेस कराऊंगा। अभी क्या करते हैं, 2-4 मिनट की ब्रेक लेते हैं। रयान मुबशिर को भूख लगी है, उस भाई ने खाना खाना है, जल्दी से भाई खाना खाइए। मैं वैसे ही नेचुरली 3 मिनट 3-4-5 मिनट की ब्रेक पे जाता होता हूँ, ठीक है? ब्रेक के बाद केमिस्ट्री का आगाज करेंगे, ठीक है? ब्रेक के बाद केमिस्ट्री का आगाज करेंगे।